गर्मी में गरीब बहू का ब्यूटी पार्लर। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। गजेंद्र हाथों में शराब की बोतल लिए हुए नशे में धुत गुनगुनाता हुआ लड़खड़ाते कदमों से घर में घुसता है। उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा शराब का भभका उठ रहा होता है, जिसे देखकर गरीब शगुन गुस्से में कहती है, आपने आज फिर से शराब पी है? हाँ पिया मैंने शराब, मगर अपने पैसों की, तेरे बाप के पैसों की नहीं। यहाँ घर में राशन का एक दाना नहीं है और तुमने अपने मजे की पड़ी है। सासू माँ शुगर और बीपी के मरीज हो चुकी हैं। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 दिन से घर का चूल्हा नहीं जला और तुम जो कमाते हो उसे शराब में ही उड़ा देते हो। ये सुनकर गजेंद्र गुस्से में पिनकते हुए शगुन के बाल खींचते हुए उसका सर दीवार में लड़ा देता है। तेरी माँ का मगरमच्छ पति से जुबान लड़ाती है। भैया छोड़ो भाभी को। इतने में सत्यवती गुस्से में गजेंद्र का गिरेबान पकड़कर कहती है, बस बहुत हो गया। तुझ जैसी निकम्मी औलाद होने से अच्छा तो काश मैं बे औलाद होती, तो किसी और की बेटी की जिंदगी तो बर्बाद ना होती। तुझ जैसा कसाई मेरी कोख में कैसे पैदा हो गया? आज से तू मेरा बेटा नहीं, चला जा यहाँ से। गजेंद्र नशे में ऊटपटांग बातें बोलकर घर से जाने लगता है। लिव मी ओल्ड लेडी, आई एम ए केक को देखें। हाँ देख लियो, अभी यहाँ से जा बेवड़ा कहीं का। अब कई दिन बीत जाते हैं मगर गजेंद्र घर पर नहीं आता। तभी शगुन अपनी सास सत्यवती से कहती है, माँ जी मैं सोच रही हूँ कि कोई काम कर लूँ ताकि घर खर्च चल जाए। जो ही 2 पैसे आएंगे तो हमें दाने दाने के लिए ललकना तो नहीं पड़ेगा। मगर बहू तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, ऐसे में क्या काम करेगी? माँ जी भूख और गरीबी सब कुछ सिखा देती है। घर का चूल्हा जलाने के लिए मुझे झाड़ू पोंछा या लोगों के झूठे बर्तन भी बांझने पड़े तो ये गरीब बहू पीछे नहीं हटेगी। अपने परिवार का पेट पालने के लिए गरीब बहू हर काम करने को तत्पर होकर तपती धूप में काम की खोज में यहाँ से वहाँ भटकने लगती है और बाजार में चली जाती है, जहाँ एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर देखकर वो अंदर आती है, जहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां पार्लर में काम कर रही होती हैं। अचानक सभी की नजर गरीब शगुन की फटी चीटी साड़ी और गर्मी से भीगे उसके चेहरे पर गड़ जाती है। तभी ब्यूटी पार्लर की मालकिन मोनी फर्राटेदार अंग्रेजी में कहती है, गेट बैक योर वर्क गर्ल्स। मेम साहब मुझ गरीब बहू को अपनी ब्यूटी पार्लर में काम दे दीजिए, मैं झाड़ू पोंछा सब कुछ कर दूंगी। शगुन की गरीब माली हालत देखकर मोनी उसे काम पर रख लेती है। शगुन रोज सवेरे भरी गर्मी में पैदल चलकर ब्यूटी पार्लर में आती और साफ सफाई करके बड़े ही ध्यान से सभी का मेकअप करता देखकर सीखने लगती है। हेलो मोनी, प्लीज फटाफट से मेरा फेशियल कर दो, मुझे वेडिंग अटेंड करने जाना है। सॉरी मिसेस मेघना, आई एम लिटिल बिट बिजी, गिव मी फ्यू मिनट्स। ओह आई हैव नो मच टाइम। ये कहकर जाने लगती है। मैडम जी रुकिए, आपका फेशियल मैं कर देती हूँ। मॉनी ये तो तुम्हारी ब्यूटी पार्लर की मेड है ना, अब ये मेरा फेशियल करेगी? इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे जो मुझे इस गरीब नौकरानी से फेशियल कराना पड़े। क्या पता ये फेशियल करके मेरा फेस ही खराब कर दे। मेघना मुझे शगुन पर खुद से ज्यादा भरोसा है, वो कर सकती है क्योंकि उसमें लगन और हुनर गरीबी और अमीरी देखकर नहीं बल्कि चाहत से आया है। मुझ पर भरोसा रखो। मोनी के भरोसे ने गरीब बहू के मन को बड़े हौसले से भर दिया और शगुन ने फटाफट से मेघना का फेशियल कर दिया, जिससे मेघना का चेहरा निखर गया और यहाँ से गरीब बहू को मोनी के ब्यूटी पार्लर में एक नई पहचान मिली, जो थी मेकअप करने की। अपने जज्बे और अपने घर के बुरे हालातों के कारण शगुन ने बहुत ही कम समय में पूरा मेकअप सीख लिया और इसी दौरान शगुन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। दैट्स ग्रेट न्यूज शगुन, तुम माँ बनने वाली हो। मोनी मैडम मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। अभी तो हालात संभालना शुरू ही किए थे। मैं गर्भवती हूँ और यहाँ आती हूँ, इसलिए गांव के लोग मेरी सासू माँ को ताने कसते हैं। मगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी तो मेरा परिवार फिर से दाने दाने पर मोहताज हो जाएगा। शगुन यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन, अब तुम अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? इससे तुम्हें गर्भावस्था में गर्मी में यहाँ आना जाना नहीं पड़ेगा। शगुन को मौनी का दिया सुझाव बिल्कुल ठीक लगता है, जिसके बाद वो गरीब बहू अपने घर के आधे हिस्से में ही पर्दा डालकर ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और गर्मी में बैठकर ग्राहकों के आने का इंतजार करती है।
तभी पल्लवी नाम की एक लड़की घर के बाहर लगा ब्यूटी पार्लर का बोर्ड देखकर अंदर आती है। कोई है यहाँ? जी आइए ना, कहिए क्या करना है? आईब्रो, वैक्स, नेल आर्ट, हेयर कटिंग या मेकअप? फिलहाल तो मेरा मेकअप कर दो, मगर इस ब्यूटी पार्लर में तो एक पंखा भी नहीं है, इतनी गर्मी में मेरा मेकअप मेल्ट ना हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपका अच्छा मेकअप करूंगी। पल्लवी चेयर पर बैठ जाती है। वहीं बेचारी गरीब बहू भरी गर्मी में बड़ी ही बारीकी से पल्लवी का प्यारा सा मेकअप करती है। शगुन का किया मेकअप देखकर पल्लवी को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो पसंद आता है। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में ब्यूटी पार्लर का अच्छा खासा हुनर है, तुमने तो मेरे चेहरे की काया ही पलट दी। कितने पैसे हुए? जी 500 रुपए। ये लो तुम्हारे पैसे, थैंक यू सो मच इतने सुंदर मेकअप के लिए। अब धीरे धीरे गरीब बहू के ब्यूटी पार्लर में एक के बाद एक लड़कियां और औरतें मेकअप कराने खींची चली आती और गरीब गर्भवती बहू सारा दिन भरी गर्मी और पसीने में भीगकर भूखी प्यासी उनका मेकअप करती और अपनी मेहनत झोंकती। तभी जैसे ही ब्यूटी पार्लर से कस्टमर जाते हैं, सत्यवती अपनी बहू के लिए ठंडा ठंडा सत्तू बनाकर उसे देती है। अरे बहू, एक सुबह से तूने दिन भर गर्मी में ब्यूटी पार्लर में लीपापोती करने में लगी हुई है। अरे कम से कम दोपहर में तो 10 मिनट के लिए ये ब्यूटी पार्लर बंद करके थोड़ा जूस पानी पी लिया कर। अब तुझे अपना भी तो ख्याल रखना होगा, तू माँ बनने वाली है। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी आराम। हर दिन के साथ गरीब बहू की ब्यूटी पार्लर की पहचान बढ़ती ही जा रही थी और वो रोज गर्मी और पसीने की मार झेल कर कड़ी मेहनत करके मेकअप करती है और पहले तो अपने पार्लर में एक पंखा और फिर कुछ दिनों बाद एयर कंडीशनर AC भी लगवा लेती है, जिससे अब ब्यूटी पार्लर में आने वाले कस्टमर की तादाद पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है और उसके घर के बाहर लड़कियों की लाइन लगी रहती है। निशा, मेरे ब्यूटी पार्लर का काम बढ़ता ही जा रहा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भाभी, मैं आपकी मदद करूंगी। अब शगुन अपनी ननंद निशा को भी मेकअप करना सिखा देती है, जिसके बाद दोनों ननंद भाभी साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर चलाने लगती हैं और मेघना एक दिन शगुन के ब्यूटी पार्लर में आती है। उसे देखकर शगुन बहुत खुश होती है। मेघना मैडम, आप मेरे ब्यूटी पार्लर में? हाँ शगुन, अब तुम्हारा ब्यूटी पार्लर इतना पॉपुलर हो गया है, तुम्हारे यहाँ का मेकअप सभी की पहली पसंद जो बन गया है, इसीलिए आज मैं भी आ गई। कहिए क्या पियेंगी आप, जूस या कोल्ड ड्रिंक? जो तुम पिलाओ। शगुन फटाफट से पार्लर के कोने में लगे फ्रिज से ठंडा ठंडा जूस मेघना को पिलाती है और फिर उसका सुंदर सा मेकअप कर देती है और गुजरते वक्त के बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अपने ब्यूटी पार्लर को और भी ज्यादा आगे बढ़ाती है, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होती है और वो अपने परिवार के साथ खुशियों भरी जिंदगी जीने लगती है। इस तरह से कल की गरीब बहू ने आखिरकार अपनी मेहनत और भरोसे से सब कुछ हासिल कर ही लिया। मधु और संतोष की शादी से उन्हें 2 बेटियां पूजा और गौरी हुई। बेटी की चाहत में इस बार मधु तीसरी बार गर्भवती थी। अजी तुम देखना, इस बार बेटा ही पैदा होगा। मधु, पहले भी तुमने यही कहा था, मगर दोनों बार बेटी पैदा हुई, क्या गारंटी है कि इस बार बेटा होगा? मेरी सहेली सोनम थी ना, उसकी 2 बेटियां हैं और तीसरा बच्चा उसने पूरी प्लानिंग से किया। तीसरे महीने में हम सोनोग्राफी करा लेंगे। आखिरकार लड़के की लालच में दोनों दंपति अवैध तौर से सोनोग्राफी कराते हैं, जिसमें मधु को पता चलता है कि उसके गर्भ में बेटा पल रहा है। गुजरते समय के साथ मधु बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर संतोष बहुत खुश होता है। मधु देखो, हमारा बेटा कितना सुंदर है, एकदम शहजादे जैसा। अजी मैंने तो इसका प्यारा सा नाम भी सोच लिया है, प्रिंस, मेरा प्यारा प्रिंस। मधु और संतोष न सिर्फ बेटे का नाम प्रिंस रखते हैं, बल्कि उसकी परवरिश भी राजकुमार की तरह की जाती है। संतोष प्रिंस के लिए महंगे महंगे खिलौने झूले घर लेकर आता है, जिसे देखकर गौरी और पूजा पूछती है, पिताजी, आप प्रिंस के लिए इतने सारे खिलौने लाए हैं, मुझे और गौरी दीदी को भी एक गुड़िया दिला दो। अपनी बेटियों की बात पर संतोष बिगड़ते हुए कहता है, चुप करो दोनों, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तुम्हारे शौक पूरे करूं? बड़ी आई गुड़िया से खेलने वाली, खबरदार जो मेरे बेटे के खिलौनों को छुआ भी तो। हाँ, अब जाओ, मेरे लिए मटके से पानी लेकर आओ ठंडा ठंडा। पिता की फटकार में छिपी फर्कबाजी को देखकर दोनों बच्ची कुड़ती हुई किचन में आ जाती है। पता नहीं माँ पिताजी हमारे साथ इतना फर्क क्यों करते हैं। पूजा और गौरी को बातें करता देखकर मधु गुस्से से उन पर चिल्लाते हुए कहती है, वहाँ तुम्हारे पिताजी पानी का इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों यहाँ मजे से गप्पे मार रही हो। अब यही गर्मी में बैठकर ग्वारफली काट धोकर रखो। और गौरी, तुम आटा गूंदो, मैं प्रिंस के पास कमरे में जा रही हूँ। मगर माँ,
अगर हम ये सब काम करेंगे तो स्कूल का होमवर्क कब करेंगे? और यहाँ तो बहुत गर्मी है। एक दिन तुम दोनों होमवर्क नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? और वैसे भी ज्यादा पढ़ लिख कर तुम कौन सा जज कलेक्टर बन जाओगी? कोई गर्मी नहीं है यहाँ, चुपचाप काम करो। दोनों बेटियां भरी गर्मी में रसोई में काम करती हैं। अब हर रोज पूजा और गौरी गर्मी में सुबह सुबह उठकर घर की साफ सफाई करती हैं, बर्तन मांजती है और कड़ी धूप में स्कूल जाती हैं। अब वक्त गुजरने के साथ प्रिंस 5 साल का हो जाता है। सुनो जी, हमारा प्रिंस बड़ा हो गया है, अब हमें इसका स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए। माँ, हमारे स्कूल में छोटे बच्चों का दाखिला शुरू हो गया है। आप हमारे भाई प्रिंस का दाखिला हमारे स्कूल में करा दीजिए। अपनी बेटियों के मुंह से अपने बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने की बात पर संतोष चिढ़कर खुंदक में आकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। प्रिंस मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे खैराती सरकारी स्कूल में नहीं डालूंगा। मेरा प्रिंस प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ेगा। प्रिंस को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली बात से दोनों बेटियों को बहुत बुरा लगता है और वो कहती हैं, पिताजी, हम भी तो आपकी बेटियां हैं। फिर आपने हमारा दाखिला सरकारी स्कूल में कराया और प्रिंस की बारी पर आप उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ ये फर्क क्यों करते हैं? क्योंकि तुम दोनों बेटियां हो, तुम्हें पराए घर जाना है। और नहीं तो क्या, तुम दोनों तो एक दिन इस घर को ढोकर लेकर चली जाओगी, मगर हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अपने माता पिता के अंदर बेटे और बेटियों को लेकर फर्क भरी इस सोच से दोनों बेटियों को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद संतोष प्रिंस का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा देता है। प्रिंस हर रोज स्कूल वैन में स्कूल आया जाया करता है। माँ, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, हमें 20 रुपए दे दो ताकि हम रिक्शे से स्कूल चले जाएंगे। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हम तुम्हें स्कूल पढ़ा रहे हैं, यही बड़ी बात है। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। इतने में प्रिंस स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर मधु के पास आकर कहता है, माँ, मुझे 100 रुपए दे दो। आपको पता है मेरे हाई स्कूल में बड़ा सा कैंटीन है, वहाँ पर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पेस्ट्री मिलती है, वो मुझे खाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रिंस बेटा, ये ले, तू तो 100 रुपए रख, पेट भर कर खाना। अपनी माँ के इस फर्क पर पूजा और गौरी आंसू भरी आंखों के साथ स्कूल निकल जाती हैं। चारों ओर चिलचिलाती हुई धूप थी। गौरी और पूजा पूरे रास्ते पसीने से तर होकर स्कूल पहुंचती है। रात में दफ्तर से घर लौटते वक्त संतोष अपने बेटे प्रिंस के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाता है। प्रिंस, प्रिंस कहाँ है मेरा राजा बेटा? पिताजी, आप आ गए? हाँ, और मैं अपने राजकुमार के लिए चॉकलेट और आइसक्रीम भी लेकर आया हूँ। पिताजी, मैं और पूजा भी आइसक्रीम खाना चाहती हैं। आप हमारे लिए आइसक्रीम नहीं लाए? तुम दोनों अपने ढीठपन से बाज नहीं आओगे, है ना? जब देखो मेरे बेटे से बराबरी करते रहती हो। कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अपने पिता की शाह पाकर प्रिंस अपनी बहनों को चिढ़ा चिढ़ाकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाता है। वहीं बेचारी बच्चियां मन मार कर रह जाती हैं। इसी फर्क के साथ संतोष और मधु के बेटे और बेटियां बड़े हो जाते हैं। और फिर पिताजी, आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के घर पर एयर कंडीशनर है, फ्रिज है, सब कुछ है, मगर मुझे तो इस खटारे पंखे की हवा में सोना पड़ता है। माँ, पिताजी, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पर्सनल कमरा चाहिए और एसी भी। हाँ हाँ प्रिंस, तू चिंता मत कर, आज से हमारा कमरा तेरा और हम बगल वाले कमरे में रहेंगे। फिर मैं पूजा कहाँ रहेंगे? आज से तुम दोनों स्टोर रूम में रहोगी, सोना ही तो है। मगर माँ, वहाँ कैसे रहेंगी माँ? वहाँ कितनी गंदगी और गर्मी है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ तुम दोनों, समझी ना? आज से तुम दोनों स्टोर रूम में सोगी। एक तरफ जहां संतोष अपनी सेविंग खर्च करके अपने बिगड़ैल बेटे के लिए महंगी एसी लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ दोनों बेटियां स्टोर रूम में सोती हैं, जहां पर एक पंखा भी नहीं होता। वो कमरा गर्मी और भपके से तप रहा होता है, जिस कारण दोनों सारी रात गर्मी में जागती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से फोन पर लेटकर नाइट चैटिंग करता है। धीरे धीरे प्रिंस बुरी आदतों में पड़कर अपने पिता के पैसे चोरी करने लगता है और साथ ही उनसे झूठ बोलकर पैसे ठगता है और सट्टा जुआ भी खेलने लगता है। वहीं दोनों बेटियां अपने माता पिता के ताने सुनकर भी पूरी लगन से पढ़ाई करती हैं। माँ, पिताजी, मुझे और पूजा को कुछ किताबें खरीदनी है, हमें 500 रुपए चाहिए। तुम दोनों की कॉपी किताबों के खर्चे खत्म ही नहीं होते। अभी तुम्हारे पिताजी का हाथ तंग है, पैसे नहीं है। माँ, आपके और पिताजी के पास बेटियों के लिए पैसे होते ही कब है? बचपन से लेकर अब तक हम दोनों बहनें माता पिता के होते हुए भी गर्मी और गरीबी में गुजारा कर रही हैं। मगर प्रिंस की महंगी से महंगी ख्वाहिश भी पल भर में पूरी हो जाती है, क्योंकि वो इस घर का बेटा है।
अपनी बेटियों को अपने हक में बोलता देखकर मधु उन्हें खींच कर थप्पड़ मार देती है, मगर वो कुछ भी नहीं बोलती। समय ऐसे ही गुजरता है। तभी एक दिन मधु और संतोष अपने बेटे के कमरे में एसी की ठंडी हवा में बैठे होते हैं। तभी प्रिंस अपने माता पिता को अपने कमरे में बैठा देखकर पिनकते हुए कहता है, माँ पिताजी ये क्या है? एक तो आप दोनों मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आ गए और मेरे एसी के आगे जमे हुए हैं। एक काम कीजिए, जाइए यहाँ से। मगर बेटा, प्रिंस अपने पिता की बातें सुने बगैर ही जबरन उन्हें कमरे से भगा देता है। प्रिंस का ये सलूक संतोष और मधु को बहुत खटकता है। बाहर आते ही मधु गर्मी में बेहोश होकर गिर जाती है। संतोष प्रिंस को पुकारता है, प्रिंस बेटा, तेरी माँ बेहोश हो गई है, पानी ला। पिताजी आप तो ऐसे आंसू बहा रहे हो जैसे माँ मर गई है। मैं आपका नौकर नहीं हूँ जो आपको पानी दूं। ये सुनकर संतोष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पूजा और गौरी मधु के चेहरे पर पानी के छींटे डालकर उन्हें पानी पिलाती है। भगवान का शुक्र है जो माँ ठीक है। पिताजी हम थोड़ी देर में आते हैं। इसके बाद पूजा और गौरी अपने माता पिता के लिए एक फ्रिज और एसी लेकर आती है और उनका मुंह मीठा कराती है। ये लीजिए माँ, मिठाई खाइए। पिताजी आप भी मिठाई खाइए। अब आप दोनों को गर्मी में नहीं रहना, आप इस एसी की ठंडी हवा में ठाठ से रहेंगे और अब आपको ठंडे पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। वैसे माँ पिताजी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी बेटियां इस जिले की जज और कलेक्टर बन गई है। ये सुनकर मधु की आंखों के आगे वो वक्त याद आ जाता है जब उसने अपनी बेटियों को जज कलेक्टर ना बनने का ताना कसा था। मेरी बेटियों, मुझे माफ कर दो। जिस बेटे को हमने कभी कोई कमी नहीं दी, उसने आज हमारी बेकदरी की। मगर तुम दोनों ने बचपन से अब तक गर्मी, गरीबी और हमारा किया गया फर्क झेलकर भी हमारा नाम रोशन कर दिखाया। सचमुच बेटियां बेटों से कम नहीं। मैं हमेशा बेटे और बेटियों में फर्क करता रहा, मगर आज मुझे फक्र है कि मैं बेटियों का बाप हूँ। संतोष और मधु ने जिन बेटियों का जिंदगी भर तिरस्कार किया था, आज उन्हीं बेटियों ने उनका नाम ऊंचा करके दिखाया था, जिसे देखकर प्रिंस का गुरूर भी चकनाचूर हो जाता है। आज मधु और संतोष के मन से बेटे बेटी के बीच फर्क भरा व्यक्तित्व हमेशा के लिए मिट गया।